हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका पर्यावरण की इस जानदार शानदार क्लास में, जो कि आज प्यारे मित्रों आप सबको बता दूं मैं मैराथन क्लास लेके आया हूं प्यारे मित्रों। और इस पर आपने यदि ये 150 प्रश्न लिख लिए ना प्यारे मित्रों, ये 150 प्रश्न आप लोगों के लिए सुपर सीरीज रहने वाली है। यहाँ से आपके प्यारे मित्रों 10+ मार्क्स बनेंगे। और यहाँ पर ये भी कह दूँ कि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 15+ नंबर कहीं नहीं गए हैं यहाँ से। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए पेशेंस बना के रखना है। हम लोग स्पीड के साथ चलेंगे, बिना किसी ज़्यादा व्याख्यान नहीं करेंगे, ज़्यादा रुकेंगे नहीं, सीधे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करूंगा मैं। पहला प्रश्न लेंगे आप सबके साथ में। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ के उसका उत्तर देना है। पहला ही प्रश्न देख रहे हैं आप लोग। गलत कथन का चयन करिए। गलत कथन छांटना है आपको। पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक होता है। कार्बन फुटप्रिंट किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों की माप है। वनीकरण एवं वनोपरण एक ही प्रक्रिया के लिए उपयुक्त दो शब्द हैं। वायुमंडल की 4 परतों का सही क्रम नीचे से ऊपर है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। प्रश्न यदि आपने ध्यान से पढ़ लिया है तो गलत कथन छांटना है। बिल्कुल बताइए, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। 5 सेकंड आप सबके पास में। बिल्कुल आप लोग अपने साथ में चिप्स स्नैक्स रख के बैठिए। 150 प्रश्न रहने वाले हैं आज के। बिल्कुल पहला प्रश्न आपका गलत है। पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक होता है, गलत है। बिल्कुल नहीं, पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक नहीं होता, कम होता है। याद रखेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना होता है ऑक्टेन नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख पा रहे हैं आप लोग। चलिए प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भौम जल स्तर को कम नहीं करता? हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। प्यारे मित्रों सेकंड नंबर प्रश्न को देखिए। कौन भौम जल स्तर को कम नहीं करता है? भौम जल स्तर मतलब ग्राउंड वाटर को कम नहीं करता। अपर्याप्त वर्षा, बढ़ती बर्फबारी, नलकूपों की बढ़ती संख्या, बढ़ता वनोन्मूलन। बताइए प्रश्न का उत्तर बताएंगे। कौन भौम जल स्तर को कम नहीं करेगा? मतलब भौम जल स्तर को बढ़ाएगा। अपर्याप्त वर्षा मतलब कम वर्षा बढ़ाएगा क्या? बढ़ती बर्फबारी, नलकूपों की बढ़ती संख्या, बढ़ता वनोन्मूलन। बताइए वनोन्मूलन मतलब घटाना। प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल प्यारे मित्रों, बढ़ती बर्फबारी कम नहीं करता है भौम जल स्तर को, बल्कि बढ़ाता है। बढ़ती बर्फबारी, नलकूपों की बढ़ती जनसंख्या, अपर्याप्त वर्षा, बढ़ता वनोन्मूलन मतलब पेड़ पौधों को काटना होता है। आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, इस पे पहले मैंने डिस्कस कर लिया है के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा रिहायशी इलाकों के लिए समान बातचीत वाला आप लोग बताएंगे। समान बातचीत के लिए CPCB ने कितनी ध्वनि की सीमा बताई है? 45 डेसिबल, 55 डेसिबल, 75 डेसिबल, 90 डेसिबल। बताइए रिहायशी इलाकों की ध्वनि की ऊपरी सीमा। बिल्कुल 55 डेसिबल हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन आपका। मतलब CPCB जो होता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है, इसकी स्थापना कब हुई और समान बातचीत के लिए कितनी ध्वनि की सीमा है वो आप लोग बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीड चलना है हमें। निम्नलिखित में से विषम को चयनित करिए। विषम संख्या को चयनित करना है, विषम संख्या नहीं विषम शब्द को चयन करना है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। बताएंगे उत्तर बताएंगे इसका। बिल्कुल प्राकृतिक गैस आपका अलग हो जाएगा, बाकी ये तीनों ऊर्जा के स्रोत हैं। अब ये कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं आप लोग बताएंगे। नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है मुझे बताएंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है? असंक्रमित करने में मतलब संक्रमित नहीं करता, सहायक नहीं है मतलब संक्रमित करता है। देखिए असंक्रमित करने में सहायक नहीं है बोला है, असंक्रमित करने में सहायक है बोलता तो मतलब क्या? उसको संक्रमित नहीं करता मतलब साफ रखता है, पर असंक्रमित करने में सहायक नहीं है मतलब संक्रमित करता है। निस्पंदन, क्लोरीन गोलियां, फिटकरी, उबालना। बताइए प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। कौन सी वस्तु है जो कि जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है मतलब संक्रमित करता है? बिल्कुल क्लोरीन की गोलियां संक्रमित करता है जल को। संक्रमित एक मिनट ठीक, यहाँ पर क्लोरीन की गोली तो साफ करती है ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये आपका। ये होगा निस्पंदन, छानना संक्रमित करता है, असंक्रमित करने में सहायक नहीं है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिटकरी, उबालना ये सब तो है साफ करते हैं, ठीक है, कीटाणु को मारते हैं। ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूंगा आपके साथ में 6 नंबर प्रश्न वाले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ध्यान से पढ़ना है, उत्तर करना है। आज सुपर क्लास है प्यारे मित्रों, मैराथन क्लास है, शेयर भी करना है। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा पूछ रहा है, नेचुरल डिजास्टर नहीं पूछ रहा है, भूकंप है, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सुनामी, चक्रवात। बताएंगे 4 ऑप्शन में से कौन नहीं बता रहा है? 3 ऑप्शन है, एक नहीं है। बिल्कुल प्यारे मित्रों, आपका शॉर्ट सर्किट से लगी आग ये कृत्रिम जनित क्या है? एक नेचुरल डिजास्टर है। बाकी तीनों क्या है? कृत्रिम डिजास्टर है, ये ह्यूमन मेड डिजास्टर कहलाता है, शॉर्ट सर्किट। बाकी भूकंप, सुनामी, चक्रवात। अब आप मुझे बताएंगे भूकंप मापी यंत्र का नाम बताइए और कितने पैमाने होते हैं इसमें, और कितने से कितने तक को नॉर्मल और कितने से कितने तक को हार्ड बोला जाता है भूकंप में। सुनामी, भारत में कितनी बार सुनामी आ चुकी है वो बताइए। चक्रवात के बारे में बताइए क्या क्या होते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लूंगा आपके साथ में, हमारे भारत देश में मानसून कब टकराता है और कहाँ टकराता है? सबसे पहले वही बताएंगे आप लोग। किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? कौन सी सिंचाई प्रणाली है जिससे सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? मतलब आपको सिंचाई तंत्र के बारे में बताना है जिसमें जल का संरक्षण होता है। चढ़ से, ट्यूबवेल से, बूंद सिंचाई से, फव्वारा से। बताएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। यहाँ से आपके 15+ नंबर कहीं नहीं गए हैं। बिल्कुल प्यारे मित्रों, ड्रिपिंग सिस्टम, ड्रिप तंत्र प्यारे मित्रों कहते हैं इसे, ड्रिप तंत्र कहते हैं। ड्रिप तंत्र कहलाता है आपका ये। इससे क्या होता है कि जड़ के मिट्टी के पौधे के जड़ में बूंद बूंद करके पानी जाता है, जिससे ज़्यादा पानी का मतलब पानी वेस्ट नहीं होता। ड्रिपिंग सिस्टम कहलाती है। एक और सिस्टम होता है जैसे स्प्रिंकलर कहते हैं। आप प्रश्न बनेगा, मेरे एग्जाम में पूछा था कि स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब फव्वारा तंत्र कहाँ यूज किया जाता है? मैदानों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, या फिर उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में। अब मुझे आप एक क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब फव्वारा तंत्र कहाँ यूज किया जाता है ये, और साथ में मुझे बताएंगे कि झूम खेती कहाँ यूज की जाती है वो भी बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूंगा आपके साथ में, वायु प्रदूषण से नहीं होता। वायु प्रदूषण किससे नहीं होता? पाचन तंत्र से संबंधित रोग, मतलब वायु प्रदूषण से कौन सा रोग नहीं होता? कैंसर नहीं होता, श्वसन संबंधी रोग नहीं होता, इमारतों का क्षय नहीं होता। बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि वायु प्रदूषण से कौन सा रोग नहीं होता है। प्रश्न का आंसर बताएंगे। बिल्कुल, पाचन तंत्र से संबंधित रोग वायु प्रदूषण से नहीं होता है। बाकी कैंसर होता है, श्वसन संबंधित रोग होता है, इमारतों का क्षय होता है। अब आप मुझे बताएंगे कि ताजमहल का क्षरण किस गैस के कारण या किस प्रदूषण के कारण हो रहा है? बताइए जल्दी जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूँ, कमेंट बॉक्स में आपको प्रश्नों का उत्तर ही बताते जाना है, सब प्रश्न के उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मेरे प्यारे मित्रों, मेरी प्यारी सहेलियों, मेरी प्यारी गृहिणियों, आप सबका स्वागत है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके पर्यावरण में पक्का आएंगे। 15+ नंबर इस क्लास से लेके चले जाओ फ्री में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? मतलब प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधों द्वारा कौन सी गैस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़्यादा टाइम लेंगे इसमें अपन लोग। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है, CO2 होता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है, मतलब अशुद्ध जल को कैसे शोधित किया जाता है? अवांछित रसायन हटाकर, जैविक संदूषण हटाकर, गैसों को हटाकर, उपरोक्त सभी। बताएंगे प्रश्न को उत्तर बताएंगे। मतलब अशुद्ध जल को कैसे शोधित किया जाता है, साफ किया जाता है? अवांछित रसायन हटाकर, बिल्कुल उपरोक्त सभी प्यारे मित्रों। इन तीनों विधियों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अशुद्ध जल को शुद्ध करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 11 नंबर प्रश्न वाले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। बताएंगे निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं? पर्यावरणीय मुद्दे के बारे में आपसे पूछ रहा है, मतलब पर्यावरण से संबंधित, ऐसे प्रदूषण से संबंधित कौन कौन से घटनाएं हैं जिन पर हमें चर्चा परिचय, वाद विवाद और विश्व स्तर पर इनके मुद्दे उठाए जाते हैं? जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। बताएंगे कौन से मुद्दे हैं? 1 और 2, 1 2 3, 1 2 3, बिल्कुल 1 2 3 आपके उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा, 12 नंबर प्रश्न आपके साथ में देख पा रहे हैं वाले स्क्रीन पर। बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को, उत्तर बताएंगे फिर। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग सिंचाई में, कृषि में, पेयजल में, भूमिगत जल स्तर वृद्धि में। उत्तर बताएंगे आप लोग। हम लोग वर्षा जल का सबसे ज़्यादा संचय कहाँ करते हैं? बिल्कुल संचयन में, सिंचाई में करते हैं। याद रखना है अपने प्यारे मित्रों, जो वर्षा जल आता है उससे कुओं तालाबों में भर जाता है, जिसका प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंचाई पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आपके साथ में, ऐसे प्रश्न आपके साथ मिलेंगे। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? मादा मच्छर रक्त क्यों चूसती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई लोग बोलते हैं इसलिए अपना पेट भरती है, बिल्कुल नहीं, मलेरिया फैलाने के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, अंडे देने के लिए।
उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल प्यारे मित्रों, अंडे देने के लिए करती है मादा एन्थेलिस मच्छर अपने अंडे देने के लिए और साथ साथ में अंडों को सेने के लिए, अंडे को फोड़ने के लिए, अंडे को ताज़ा तरीन रखने के लिए, अंडे को गर्म करने के लिए गर्म खून पीती है और जाके सींचती है, सेंकती है अपने अंडों को। याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आप मुझे बताएंगे मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, वयस्कों में इनका निर्माण डैश होता है। बताएंगे कि लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, मतलब ले जाती हैं ऑक्सीजन को। शुद्ध रक्त कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है, गुर्दों में होता है, हृदय में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। बिल्कुल आप लोग उत्तर बताएंगे इसका कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बिल्कुल अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का, आरबीसी का, रेड ब्लड सर्कमटेक्स कहते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे कितने भाग होते हैं रक्त के? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक और क्या होता है वो बताएंगे, उसका नाम बताना है, एक और क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे लेके चलूंगा। अच्छा, एक प्रश्न बताना मुझे कि मेंढक में प्यारे मित्रों, मेंढक किसके द्वारा श्वसन करता है? त्वचा के द्वारा या फिर हृदय के द्वारा? बताएंगे मुझे आप लोग इस प्रश्न का उत्तर। आगे चलूंगा आपको। सुनामी का कारण है, देखिए एक प्राकृतिक अपघटना से पूछा हुआ प्रश्न है। सुनामी का कारण है एक बहुत गर्म समुद्री धारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, पिघलता हुआ ग्लेशियर, समुद्र तल में भूकंप। बहुत मैराथन क्लास है प्यारे मित्रों, स्पीड में इसलिए चल रहे हैं, 150 प्रश्न करने हैं हमें आपको। चलिए बताएंगे सुनामी का कारण क्यों होता है? समुद्र तल में भूकंप। आप लोग मुझे ये बताइए कि भारत देश में सबसे पहले सुनामी कब आई थी? ठीक है, सुनामी आई थी नहीं आई थी वो बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा मैं कि 16 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। संक्रमण के दौरान डैश की संख्या में वृद्धि हो जाती है? एरिथ्रोसाइट में, ल्यूकोसाइट में, प्लेटलेट में, हीमोग्लोबिन में। जब हमारे शरीर में कोई भी संक्रमण होता है तो किसकी संख्या में वृद्धि होती है? बताएंगे। बिल्कुल प्यारे मित्रों, ल्यूकोसाइट में। हमारे शरीर में संक्रमण की बीमारी से प्रश्न पूछा। देखो सारे पॉइंट कवर कर रहा है मैंने। अब आपके लिए प्राकृतिक घटना हो गई, साथ साथ में प्रदूषण हो गया, अब बीमारी आ गया। देखिए तो देखिए जरा, ल्यूकोसाइट की संख्या में वृद्धि हो जाती है संक्रमण से। इसलिए प्यारे मित्रों शेयर करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आपके साथ में। पैंक्रियाज डैश में, पैंक्रियाज पूछ रहा है, पैंक्रियाज में होती, अग्न्याशय में क्या होता है? केवल बहुस्रावी कोशिकाएं, केवल अंतःस्रावी कोशिकाएं, दो प्रकार की कोशिकाएं, अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी, केवल एक प्रकार की कोशिकाएं जो कि अंतःस्रावी एवं बहुस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। उत्तर बताएंगे आप लोग। पैंक्रियाज जिसे आप लोग अग्न्याशय कहते हैं, पैंक्रियाज में होती क्या होती है? पैंक्रियाज में क्या होती है? दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं प्यारे मित्रों, एक होती अंतःस्रावी और एक होती बहिस्रावी। अग्न्याशय का कार्य बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि अग्न्याशय क्या कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? आपसे एक बैक्टीरिया के बारे में पूछा जो कि जल प्रदूषण, मतलब यदि बैक्टीरिया है तो जल प्रदूषण के बारे में बता। अब प्रदूषण फिर से आ गया प्रश्न आपके साथ में। स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस या कॉलीफॉर्म? बताइए मुझे इस प्रश्न का उत्तर। बताएंगे कौन सा बैक्टीरिया है? बिल्कुल प्यारे मित्रों, कॉलीफॉर्म इसका उत्तर जाए। कॉलीफॉर्म एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि जल प्रदूषण के सूचक के रूप में कार्य आता है। अच्छा, एक और प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग मुझे। लाइकेन कौन से प्रदूषण के बारे में बताता है? जहां पर लाइकेन होते हैं वहां पर किस प्रकार के प्रदूषण देखने को मिलता है? और लाइकेन किन किन जीवों का है, फिर किन किन जीवों का क्या है सहजीविता का उदाहरण? बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आपके साथ में। इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? बताएंगे। वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस पर तो मैंने बहुत बार चर्चा की है, सबको बन जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी बताएंगे। आपसे ग्लोबल वार्मिंग गैस पूछ रहा है। बिल्कुल प्यारे मित्रों, ये सभी जाएंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का सूत्र बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। मीथेन का सूत्र बताएंगे। चलिए अच्छा, आगे लेकर चलूंगा आप लोगों को मैं। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश बनता है। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश बनता है कैंसर, आंख से पानी गिरना, DNA विखंडन, उपरोक्त सभी। बताइए, मतलब पानी में यदि रेडियो सक्रिय पदार्थ मिल गया तो किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, किस प्रकार की बीमारी हो सकती है रेडियो एक्टिव पदार्थ से? बिल्कुल प्यारे मित्रों, उपरोक्त सभी आएगा। कैंसर हो सकता है, आंख से पानी गिरना आ सकता है और DNA विखंडन भी हो सकता है। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत स्पीड चल रहे हैं हम लोग और ऐसी स्पीड चलेंगे, 150 प्रश्न करना है हमें। कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे मित्रों। कणिकीय प्रदूषण मतलब कण। आप लोग एरोसोल्स के नाम सुने होंगे, है ना, जिनको क्या होता है, एलर्जी होता है धूल के कणों से, अगरबत्ती खुशबू से, पराग कणों से। तो इस प्रकार के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए किस प्रकार की युक्ति प्रयोग की जाती है? ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, साइक्लोन कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर, उपरोक्त सभी।
प्रश्न का उत्तर बताएंगे। इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे मित्रों कहीं नहीं मिलेंगे, एंड तक बने रहना है, उपरोक्त सभी जाएगा आपका उत्तर बिल्कुल प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा, बने रहना है एंड तक, शेयर करना है दबा के आप सबको। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। अब देखिए इतना प्यारा प्रश्न आ गया कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के कारण स्पीकर का प्रयोग, ए, डी, बी और सी। डी नंबर है, बी और सी। प्रश्न का उत्तर बताएंगे प्यारे मित्रों। जो आपका जो ध्वनि नियंत्रण अधिनियम आया था वो प्यारे मित्रों ध्यान रखना, आप सबको बता रहा हूं मैं आपको कि लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण को रोकथाम और साथ साथ में किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग पर रोकथाम लगाने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलूंगा मैं 23 नंबर प्रश्न, मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप सभी। देखिए ध्यान से प्रश्न को, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी बताएंगे आप लोग। भारत में कितने परमाणु रिएक्टर हैं वो भी बताना है आपको, परमाणु रिएक्टर सेंटर कितने हैं, और प्रथम परमाणु प्रयोग भी कब किया गया था वो बताएंगे। परमाणु दुर्घटना कब हुई थी ये देखिए जरा, इस प्रश्न को उत्तर बताएंगे। 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 या फिर 8 अगस्त 1945 बताएंगे। प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग प्यारे मित्रों। ध्यान रखना 6 अगस्त 1945। क्या प्यारे मित्रों, 6 अगस्त 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा प्यारे मित्रों आपके साथ में। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। अब आप लोग इस कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ताजमहल के क्षरण में कौन सी गैस काम कर रही है, कौन सा प्रदूषक काम कर रहा है बताइए। सुप्रीम कोर्ट, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है आपके एग्जाम में 2004 में, 1994 में, 1983 में, इनमें से कोई नहीं। उत्तर बताएंगे बिल्कुल 1994 में प्यारे मित्रों। 1994 में एक अधिनियम आया, एक आदेश आया जिसमें उन्होंने कहा कि वन मंत्रालय को उन्होंने आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए, मतलब आसपास पेड़ पौधे लगाए जाए। आगे लेके चलूंगा आप सबको मैं। भोपाल गैस त्रासदी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब हुआ था आप लोग मुझे बताएंगे, डेट से बताएंगे कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था और उसमें कौन सी गैस प्रभावित थी। मेथेन, फॉस्जीन, मेथिल आइसोसाइनेट, मिथाइल एमाइनेट बताइए। मिथिल प्यारे मित्रों MIC था, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे लेके चलूंगा मैं। श्वेत फेफड़ा कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आएगा ही आएगा आपके पेपर में। श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है एस्बेस्टॉस से, पेपर से, टेक्सटाइल से, सिलिका से। प्रश्न को उत्तर बताएंगे आप लोग किससे होता है प्यारे मित्रों, टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल से होता है आप लोग बताएंगे श्वेत फेफड़ा कैंसर। श्वेत फेफड़ा कैंसर टेक्सटाइल से होता है। लंदन धूम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे मित्रों, ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, कंफर्म लिख के रख लो, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। लंदन धूम क्या है। ग्रीष्मकाल में दिन में, ग्रीष्म में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय, शीतकाल में सुबह के समय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे मित्रों लंदन धूम के बारे में। लंदन स्मोक कहते हैं इसको। शीतकाल में सुबह के समय प्यारे मित्रों, शीतकाल में सुबह के समय धूम या कोहरा जो दिखता है लंदन धूम के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में भी आप ध्यान देना पराली जलाते हैं, तो पूरे दिल्ली में आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर पराली जलाई जाती है, तो दिल्ली में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब दिन के समय मतलब बादल छाए रहते हैं धुएं के कारण। ठीक है प्यारे मित्रों, इस तरह से आगे लेके चलूंगा मैं। बोर्ड 5 प्यारे मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये नोट कर लेना प्यारे मित्रों। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अब इसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है लिख लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे मित्रों, नोट करना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ये किसी भी जल की ऑक्सीजन डिमांड होती है। मतलब क्या, जल के प्रदूषण को मापने के लिए, जल प्रदूषण को मापने के लिए BOD नापा जाता है। BOD एक यंत्र है, जिस जल की प्रदूषण मतलब BOD मांग ज़्यादा होती है वो ज़्यादा प्रदूषक होता है, और जिसकी मांग कम होती है वो कम प्रदूषक होता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 मंथ। अब ध्यान देना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जब बात करते हैं अपन लोग, बायोलॉजिकल भी बोलते हैं, बायोकेमिकल भी कहते हैं, इसको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कर लेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मैंने बताया इन 5 डेज, याद रखना। ये कुछ पॉइंट्स में भी देखे जाते हैं। अच्छा, ये आप लोग नोट कर लेना। शुद्ध जल का BOD आप लोग मुझे बताएंगे, शुद्ध जल का BOD कितना होता है कमेंट बॉक्स में। शुद्ध जल का BOD कितना होता है, बाकी वो प्रश्न आएगा ही आएगा, अभी तो लिया है मैंने वो वाला प्रश्न। जल समस्या का निराकरण संभव है जल अवयव रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, इनमें सभी बताएंगे। प्रश्न का उत्तर बताएंगे। जल समस्या का निराकरण कैसे करोगे आप लोग, जल अवयव रोककर मतलब जल की हानि रोककर, समुचित जल प्रबंधन करके, वाटर हार्वेस्टिंग, बिल्कुल ये सभी जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आपके साथ में। सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है। सुश्री मेधा पाटेकर आपसे पूछ रहे हैं। मेधा पाटेकर वैज्ञानिक अनुसंधान, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, भूमि सुधार। बताइए, प्रश्न का उत्तर बताएंगे पर्यावरण संरक्षण। प्यारे मित्रों, सुश्री मेधा पाटेकर आप सबको होता है किस आंदोलन से संबंधित थी मुझे बताएंगे आप लोग। अब वो आंदोलन कब हुआ था यही बताएंगे। पर्यावरण असंतुलन का कारण है, मतलब पर्यावरण में प्रदूषण का कारण क्या है, पर्यावरणीय चेतना का अभाव,
भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति, इनमें सभी बताइए, इनमें सभी प्यारे मित्रों ये उत्तर जाएगा पर्यावरण असंतुलन का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग ध्यान से मेरे साथ में, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है, बीमारी से पूछा प्रश्न, डेंगू, मलेरिया, पोलियो, टेटनस। प्यारे मित्रों बताएंगे संक्रामक रोग पूछ रहा है, यहाँ पर बताएंगे आप डेंगू, मलेरिया, पोलियो, टेटनस। टेटनस प्यारे मित्रों एक संक्रामक रोग कहलाता है। डेंगू किसके कारण होता है, किस मच्छर के कारण होता है बताएंगे आप, मलेरिया बताएंगे, पोलियो किस वायरस के कारण होता है वही बताएंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे आपके साथ में, पर्यावरणीय सुरक्षित ईंधन कौन सी है, पर्यावरण मित्र या पर्यावरण फ्रेंडली ईंधन किसे कहेंगे, डीजल है, लकड़ी है, गैस है या केरोसिन है बताएंगे प्यारे मित्रों। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग एलपीजी गैस। आपका एलपीजी गैस आपका पर्यावरण फ्रेंडली क्या है, आपका सुरक्षित ईंधन है। आगे चलूंगा आप लोग के में रोनाल्ड रॉस, देखिए बहुत प्यारा प्रश्न आ गया, का संबंध में से किससे, जो मैंने प्रश्न पूछा था वो वाला प्रश्न आ गया, हैजा से, चेचक से, ट्यूबरक्लोसिस से, मलेरिया से। मलेरिया से प्यारे मित्रों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मलेरिया के रोग की दवा किस वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। आगे लेके चलूंगा आप सबको मैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता, पशु मल, खनिज तेल, जैव कचरा या मानव मल बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग, कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न बताएंगे खनिज तेल। प्यारे मित्रों खनिज तेल का प्रयोग बायोगैस संयंत्र में नहीं किया जाता। आगे लेके चलूंगा मैं, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है बताइए, चूहों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, चेचक, मलेरिया, प्लेग या फिर तपेदिक, टाइफाइड बताएंगे। प्रश्न को तो बताएंगे बिल्कुल प्यारे मित्रों फ्लेग। आप लोग फ्लेग उत्तर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी मस्त चल रही है। ऐसे सुपर मैराथन क्लास हर विषय के लेके आऊंगा डेली प्यारे मित्रों, शेयर करने दबा के बने रहना एंड तक। आगे लेके चलूंगा आप सबको मैं, हमारे शरीर किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। अब देखिए शारीरिक अंग से प्रश्न पूछा हुआ है, कौन सा शारीरिक अंग है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। यकृत है, वृक्क है, फेफड़ा है या हृदय है, यकृत, वृक्क, फेफड़ा, हृदय बताएंगे। प्रश्न का उत्तर बिल्कुल प्यारे मित्रों आप लोग उत्तर कर रहे हैं यकृत। यकृत प्यारे मित्रों अमोनिया को यूरिया में बदलता है। चलिए और बताएंगे मुझे कि यूरिन को बाहर करने का काम कौन करता है, मतलब एक्सीजन करने का काम कौन करता है बताएंगे आप लोग। और एक प्रश्न को उत्तर बताएंगे, पित्तरस कहाँ पाया जाता है, पित्तरस कहाँ पाया जाता है बताना है। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है बताएंगे आप लोग। उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण वर्ष भर गर्मी, ठंड से अधिक ठंड एवं गर्मी से हल्की गर्मी, साल भर अधिक जाड़ ठंडा, ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी बताएंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कितनी सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, आप लोग मुझे बताएंगे कितनी सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। और उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहाँ पर पाए जाते हैं ये भी बताएंगे मुझे आप लोग। बिल्कुल वर्ष भर गर्मी रहना, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में वर्ष भर वर्षा रहती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात कर रहा हूँ मैं, और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय प्रदेश का पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका वर्ष भर गर्मी रहना। आगे लेके चलूंगा मैं, देखिए विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रतिदिन धड़कन होती है। यह एक योग से पूछा प्रश्न है, योग से प्रश्न बनेगा आप लोगों के लिए। स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रतिदिन धड़कन कितनी होती है, 72, 70, 75, तो सबको पता है, आप सबको पता है 72 बार होता है। चलिए आगे लेके चलूंगा मैं, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। अब रोग से पूछा है तपेदिक, कैंसर, अल्सर, अनिद्रा बताइए मुझे। कैंसर प्यारे मित्रों कैंसर फेफड़ा कैंसर होता है। चलिए आगे लेके चलूंगा मैं, अब आप मुझे बताएंगे हमारे हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर देंगे, हमारे हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है, मतलब ह्यूमन मेड डिजास्टर पूछ रहा है आपसे। भूकंप है, सुनामी है, रासायनिक आपदा है, भूस्खलन है। फटाफट आंसर बताएंगे इस प्रश्न का। बिल्कुल प्यारे मित्रों रासायनिक आपदा आपकी मानव निर्मित आपदा है, ह्यूमन डिजास्टर है। भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, फिर से प्रश्न पूछते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC ध्यान रखना। इसका डेट आप लोग बता दिए होंगे कब हुआ था ये। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं प्यारे मित्रों, समुद्री प्रदूषण के कारण क्या नष्ट हो रहे हैं, भूमध्यरेखीय वन, पतझड़ वन, कोणधारी वन या मैंग्रोव वन। प्यारे मित्रों मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं। हमारे भारत देश में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं वो बताना है आप लोगों को मुझे। और साथ साथ में भूमध्य रेखा को किन किन नामों से जाना जाता है। 4 प्रकार के नाम है भूमध्य रेखा के। एक मैं बता देता हूँ इक्वेटर लाइन कहते हैं, और एक और बता देता हूँ विषुवत रेखा कहते हैं। 2 आप लोग बताएंगे। चलिए आगे लेके चलूंगा मैं, जब जल प्रदूषण जल बाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसे क्या कहते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है आप सबके लिए। बादल, वर्षा, बर्फ या जल कहते हैं, जल बाष्प कहते हैं। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। मतलब जल बाष्प मतलब क्या, पानी जब भाप बन के ऊपर जाता है और संघनित
होकर मतलब ठंडा होकर बूंदों के रूप में इकट्ठा होकर फिर से जमीन पर गिरते हैं तो उससे क्या कहते हैं, आप सबको पता है वर्षा कहते हैं प्यारे मित्रों। बाष्पन और संघनन की महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा मैं। जो आर्ट वाले हैं प्यारे मित्रों, आप सबको बता दूं कि ये सब प्रश्न मैंने इस पर डिटेल जो चैनल वो मैंने वीडियो है मैंने बना दिया है, पहले ही चैनल पे बना हुआ है डिटेल वीडियो, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज हम मैराथन क्लास ले रहे हैं और हमारे पास 8 दिन बचे हैं, इसलिए हम सुपर मैराथन क्लास लेंगे। वीडियो में एंड तक बन रहे हैं, पूरा 150 प्रश्न करना है आप सबको। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, पिघले हुए मैग्मा से क्या सी चट्टान बनती है, ये वाला प्रश्न भी लिया है मैंने, डिटेल कराया आप सबके लिए। आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। जिन्होंने लिया आप सबको बन जाएगा। आग्नेय चट्टान बनती है और आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से अवसादी चट्टान बनती है और अवसादी चट्टान टूटने फूटने से रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बनती है। आप लोग बता देंगे मुझे आग्नेय चट्टान के उदाहरण बता देंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में, आग्नेय चट्टानों के उदाहरण बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सा एक पर्यावरण समस्या नहीं है। पर्यावरण का समस्या नहीं पूछा है। जल का विनाश, जल संरक्षण, वन कटाई, भूमि अपर्दन। बताएंगे जल का संरक्षण पर्यावरण समस्या नहीं है, पर्यावरण का तो ये फ्रेंडली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आपके साथ में। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता पूछ रहा है, कंपटीशन पूछ रहा है। ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, पर्यावरण दिवस समारोह। प्यारे मित्रों ग्रीन ओलंपियाड। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कौन सा अवार्ड दिया जाता है, आप बताएंगे मुझे पर्यावरण के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है। आगे लेकर चलूंगा मैं। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं। उपरोक्त सभी बताइए जरा पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है, बताएंगे। बिल्कुल बाढ़ एवं सूखा प्यारे मित्रों, पर्यावरण के अपघटन के कारण बाढ़ एवं सूखा आता है। आगे लेकर चलूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एमपीटेट 2011 में प्रश्न देखिए, 2011 वाले प्रश्न लेके आ रहा हूं आप सबके, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए। इनमें से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लाभान्वित हुआ है। बहुत प्यारा प्रश्न है। इंदिरा गांधी नदी वगैरह से प्रश्न पूछा हुआ है। केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। प्यारे मित्रों ध्यान रखना राजस्थान है, इसका ध्यान रखेंगे। आगे लेके चलूंगा मैं। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है। जल प्रदूषण से पूछा हुआ प्रश्न आया आपके साथ में। एमपीटेट 2011 में प्रश्न पूछा था। डिप्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस, अतिसार या खसरा। प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप। सी नंबर हो जाएगा इसका प्रश्न अतिसार। अतिसार प्यारे मित्रों जल प्रदूषण से होने वाला रोग है। आगे लेके चलूंगा मैं। 50 प्रश्न हो चुके हैं प्यारे मित्रों, पानी पी लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा आप सबको मैं। चलिए, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है, मतलब बाढ़ संबंधी चेतावनी कौन जारी करता है। केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, उपरोक्त सभी। ये कुछ विभाग से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप सबसे ध्यान रखना। बताएंगे इस प्रश्न को उत्तर बताएंगे। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी कौन जारी करता है। बिल्कुल प्यारे मित्रों उपरोक्त सभी। केंद्रीय जल आयोग भी है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग भी है, जल संसाधन विभाग भी है। आगे लेके चलूंगा मैं। एक प्रश्न आया बहुत शानदार। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक तब बनाए जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथानुसार ग्रेड सी स्तर है प्यारे मित्रों, कलर के अनुसार स्तर दिए गए हैं, सफेद, नीला, ऐसे कुछ करके अभी हम अच्छे से कर लेंगे आगे प्रश्नों में। शुद्ध जल, थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, औसत दर्जे का प्रदूषित जल या फिर अधिक प्रदूषित जल। प्यारे मित्रों ग्रेड सी की बात होती है, ध्यान रखना औसत दर्जे का प्रदूषित जल होता है, मतलब थोड़ा सा पीने योग्य हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। आगे लेके चलूंगा आप सबको मैं पहले ही बताते जा रहा हूं कि हर प्रश्न में बाद में हर प्रश्न के एक्सप्लेनेशन मिलते जाएंगे, इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे पेपर में आएंगे ही आएंगे। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, मैंने बताया था आपको, सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टोमोग्राफ या पॉलीग्राफ। बताएंगे प्यारे मित्रों सिस्मोग्राफ और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर चलूंगा। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। भूस्खलन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। यदि आप लोग ज़्यादातर न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो आपको पता होगा, भूस्खलन मतलब होता है प्यारे मित्रों लैंडस्लाइड। कहाँ होते हैं सबसे ज्यादा, उत्तर पूर्वी पहाड़ में, हिमालय में, पश्चिमी घाट व नीलगिरी में, उत्तरी घाट में। प्यारे मित्रों हिमालयी क्षेत्र में, उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में ज्यादातर भूस्खलन देखने को मिलते हैं। आगे लेके चलूंगा मैं। जल संग्रहण के संबंध में वहां की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। जल संग्रहण राजस्थान खड़ीन, बिहार आहार, कर्नाटक कांदी। भाषा संबंधी प्रश्न है तमिलनाडु एरिल, तमिलनाडु एरिस। बताएंगे इस प्रश्न को तो बताएंगे कर्नाटक कांदी। प्यारे मित्रों कर्नाटक में कांदी नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, बताऊंगा आगे। चलते चलिए थोड़ा सा आप लोग। चलिए स्मॉग धुंध, बिल्कुल देखिए फिर से प्रदूषण से प्रश्न पूछा हुआ है। स्मॉग धुंध बनता है धुएं और कोहरे से, वाष्प के संघनन से,
कोहरा तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, धुएं और कार्बन डाइऑक्साइड से। 1 मिनट, चलिए आगे लेके चलें प्यारे मित्रों आप सबको। मैं यहाँ ध्यान रखिएगा, स्मोक धुंध बनता है, ध्यान रखिएगा, आप सब ध्यान रखना है किससे, धुएं और कोहरा से। धुआं और कोहरा दोनों से मिलकर बनता है स्मोक और धुआं। चलिए आगे लेके चलूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुमेलियत करना है सूची 1 को सूची 2 से। पीलिया, रेबीज, एड्स, फाइलेरिया। पीलिया को मिलाना है आपको। पीलिया से क्या प्रभावित होता है, प्रतिरक्षी तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज से क्या प्रभावित होता है बताएंगे, रेबीज से क्या प्रभावित होता है। एड्स से क्या होता है, फाइलेरिया से क्या होता है। अब बताइए आप लोग, उत्तर बताएंगे आप लोग। यहाँ देखिए उत्तर आप लोग बिल्कुल प्यारे में तो बताएंगे आप लोग। जब हम बात करते हैं पोलियो की तो बताने आप लोग, पोलियो से क्या प्रभावित होता है बताएंगे आप लोग। पोलियो से क्या प्रभावित होता है, यकृत। प्यारे मित्रों क्या प्रभावित होता है, यकृत। पोलियो से यकृत प्रभावित होता है। अच्छा, और मतलब फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड मतलब ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। और सेकंड नंबर बी से क्या प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। रेबीज किसके काटने से होता है बताएंगे आप लोग, रेबीज किस जानवर के काटने से होता है। एड्स, एड्स का फुल फॉर्म बताएंगे, एड्स का फुल फॉर्म बताएंगे, सी का हो जाएगा प्रतिरक्षी तंत्र। फाइलेरिया से लिम्फ ग्रंथि। ठीक है प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलूंगा मैं, एंड तक बने रहना मेरे प्यारे साथियों आप सबको। चलिए, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है बताएंगे। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है, फोन से, डेसी से, डेसिबल से, डेसिमल से। बिल्कुल प्यारे मित्रों, डेसिबल से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलूंगा मैं, इनमें से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, कागज, कपड़ा, धातु या फिर प्लास्टिक। पर्यावरण के लिए कौन हानिकारक है, बिल्कुल प्यारे मित्रों प्लास्टिक। प्लास्टिक आपका पर्यावरण के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है, ऐसा कौन सा गैस है जिसमें सल्फर के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एस सल्फर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, एस हाइड्रोजन SF6 और सल्फर डाइऑक्साइड। बिल्कुल प्यारे मित्रों H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा मैं, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, किससे कम किया जा सकता है, वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा। बताएंगे बिल्कुल प्यारे मित्रों वृक्षों द्वारा कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा आप लोगों को मैं, भूकंप मापा जाता है। भूकंप किससे मापा जाता है, अभी बताया था मैंने, रिक्टर पैमाने से। रिक्टर पैमाने से, इसमें रिक्टर पैमाना होता है कि स्केल होता है, सिस्मोग्राफ और सिस्मोलॉजी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ मैं, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपरोक्त सभी। बिल्कुल प्यारे मित्रों इनमें से सभी हो जाएंगे आपके वायु प्रदूषण के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा मैं आप लोगों को, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकता है, कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले, चमड़े के थैले। मतलब बोल रहा है भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकता है। बिल्कुल प्यारे मित्रों प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकता है। हम लोग प्लास्टिक के थैले के एवज में कई जगह, तो आपको बता दूं चाइना वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग हो रहा है प्लास्टिक के बजाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा मैं, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वैश्विक तापन के लिए, वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा, रसोई गैस। बताइए। बिल्कुल वाहनों से निकली गैसें जो होती प्यारे मित्रों वैश्विक उष्मायन के लिए क्या होती हैं, कारक होती हैं। चलिए निम्न में से कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। बताएंगे आप लोग उत्तर इसका, वायु प्रदूषण है क्या, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है। बिल्कुल प्यारे मित्रों वायु प्रदूषण आपका उत्तर हो जाएगा। वायु प्रदूषण के कारण ही क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल देखिए, आप लोग देखिए पारिस्थितिक तंत्र से प्रश्न पूछा है, हालांकि पारिस्थितिक तंत्र वाला अलग से अपन लेके जाएंगे क्लास, कल लेकर जाऊंगा, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद हैं कोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानिक संरक्षण, परिधि संरक्षण। थोड़ा सा अलग प्रश्न है, स्वस्थानीय संरक्षण आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलूंगा, सीएनजी का संक्षिप्त रूप पूछा आपसे, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आप सबको पता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलूंगा मैं आप सबको, ये प्रश्न रहा, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे नापने की इकाई है, आप सबको पता है, मैं भी बताया तो ध्वनि को मापने की इकाई है डेसिबल। विश्व जल संकट का प्रमुख कारण है, विश्व जल संकट मतलब विश्व में जल कमी क्यों हुई है, नगरीकरण से, औद्योगिकरण से, विश्व के तापमान वृद्धि से, अम्ल वर्षा से।
बिल्कुल बताइए जरा आप लोग इसका उत्तर, नगरीकरण से प्यारे मित्रों। मतलब जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है और पानी की कमी होती जा रही है। ठीक है, चलिए। वायु प्रदूषण का कारण है, क्या कारण है? कीटनाशक है, सीवेज है, धुआं है, ध्वनि विस्तारक है। धुआं प्यारे मित्रों, उत्तर कर लेंगे, धुआं वायु प्रदूषण का कारक है। जल जनित रोग है, जल से होने वाला रोग कौन सा है? अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता, मस्तिष्क ज्वर। बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल प्यारे मित्रों, अतिसार जल प्रदूषण से होने वाला रोग है। पोलियो कारण है, क्या कारण है पोलियो का? जीवाणु है, विषाणु है, कवक है या कीट है? बिल्कुल प्यारे मित्रों, विषाणु है। कौन सा विषाणु है वही बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलूंगा मैं आपको। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन, इनमें सभी। पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलूंगा मैं। डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? मैंने अभी पूछा था आपसे, एडीज, क्लूलेक्स, घरेलू मक्खी या एनोफ्लिज। बताइए। मादा एडीज मच्छर प्यारे मित्रों डेंगू रोग का कारक है, मादा एडीज, और मादा एनफ्लिज आपका मलेरिया है। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में? प्रश्न पूछा है, अधिकतम ट्यूबवेल कहाँ पर है आपसे पूछ रहा है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, भारत में। बिल्कुल प्यारे मित्रों, भारत ट्यूबवेल में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल भारत में मिलेंगे आप लोगों को, इसलिए जल की हानि और जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा हो रहा है और जल की समस्या भी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, बताइए पीने के पानी में कौन सा रोगाणुनाशक डालते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। बताएंगे आप लोग इसको उत्तर बताएंगे। बिल्कुल प्यारे मित्रों, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन डालते हैं अपन लोग, ध्यान रखना है इस प्रश्न का उत्तर। आगे लेके चलूंगा मैं। घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है, घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा है पूछ रहा है आपसे? यांत्रिक, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत। इतना प्यारा प्रश्न है, टेक्निकल पूछना है आपसे, टेक्निकल प्रश्न है। यांत्रिक ऊर्जा ध्यान रखना, घड़ी की स्प्रिंग में यांत्रिक ऊर्जा देखने को मिलती है। मानव शरीर का समान तापमान होता है, अब आपसे पूछा है डिग्री सेल्सियस में बताना है, 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस या 98.6 सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। बताएंगे 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा फ़ारेनहाइट में बताएंगे आप लोग मुझे, फ़ारेनहाइट में हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आपके साथ में। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण है वायरस, प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया या नेमेटोड। मतलब छोटी माता और रेबीज का कारक आपसे पूछ रहा है, बताएंगे आप लोग। छोटी माता, वायरस, इन दोनों के वायरस का नाम बताएंगे। छोटी माता किस वायरस का होता है, रेबीज किस वायरस का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आपके साथ में। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? बताएंगे आप लोग। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? 1985। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2005 में, 1995 में, 1990 में। बताइए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1995 में, 1995 में। और क्या क्या कार्य हुए आप लोग बताएंगे मुझे, 1995 में कौन कौन से कार्य हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? मधुमेह, हृदयघात, उच्च रक्तचाप या डिप्थीरिया। संक्रामक रोग पूछ रहा है और किस वायरस से बैक्टीरिया कारण होता है वही बताएंगे। डिप्थीरिया प्यारे मित्रों, डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है और किस वायरस या बैक्टीरिया कारण होता है आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलूंगा मैं। मिनी माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अब आपसे प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा ही आएगा। मिनी माता रोग का संबंध किससे है पूछ रहा है प्यारे मित्रों, आप बताएंगे मुझे। मिनी माता रोग का संबंध किससे है? कैडमियम से, कैडमियम प्रदूषण से, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण से, पारा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल प्यारे मित्रों, पारा प्रदूषण से क्या होता है प्यारे मित्रों बताएंगे आप? मिनी माता रोग होता है, याद रखेंगे। चलिए भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है बताएंगे आप लोग। तो आपको एचटी जा जाएगा मासिम राम प्यारे मित्रों। क्या चेरापूंजी और मासिम राम आपके सबसे ज़्यादा वर्षा वाले स्थान हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है बताएंगे आप लोग। लाल रक्त कोशिका मच्छर के अंडे से, लाल रक्त कोशिका मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं या फिर रक्त में मच्छर के लार्वे से। बताएंगे प्रश्न को बताएंगे आप लोग। बिल्कुल प्यारे मित्रों, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी कारण जांच होती है रक्त में। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, प्रश्न को ध्यान से देखना है। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार, जैम की बोतल, छाछ की बोतल, उपयोग में लाएगी टूथपेस्ट ट्यूब,
प्लास्टिक के खिलौने। अब बताइए इसमें ध्यान से देखिएगा। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। कैसे अलग किया देखिए। घरेलू कचरा औद्योगिक कचरा है, दुर्गंध है दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले अपघटित नहीं होने वाले, पुनर्चक्रण किया जा सकता है पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। मतलब दोनों को मिला के बताना है आप लोगों को। इस प्रश्न को उत्तर बताएंगे आप लोग। अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। फर्स्ट नंबर अपघटित हो जाएगा, सेकंड नंबर अपघटित नहीं होगा क्योंकि इसमें हार्ड चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पेडागोजी से प्रश्न पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना है। दुर्गा एक गांव में रहती है, लकड़ी और गोबर की उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। बताइए इस प्रश्न को उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड दल घोटू गैस, प्यारे मित्रों दम घोटू गैस कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई है इसलिए उसको खांसी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा मैं। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? मोटापा और स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया। बताएंगे इस प्रश्न को, तो बताएंगे। देखिए आप लोग जंक फूड खा रहे हैं तो आपके अंदर मोटापा और एनीमिया के रोग हो सकते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आपके साथ में। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। पोस्टर पर देखिए प्यारे मित्रों, पोस्टर पर क्या पढ़ती है देखिए ध्यान से आप लोग। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का उपयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है कि फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। डेंगू और जापानी मच्छर ज्वर, चेचक और मलेरिया, डेंगू और हाई फ्लू, टाइफाइड और हैजा। बिल्कुल प्यारे मित्रों, डेंगू और जापानी मच्छर ज्वर हो सकते हैं। आगे लेके चलूंगा मैं। 90 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटही रूप से संबंधित है? मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पता, लोह, लोह मलेरिया, एनीमिया रक्त, लोह हीमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला, मच्छर, डेंगू, लोह गुण। बताइए। बिल्कुल प्यारे मित्रों, मच्छर से मलेरिया होता है, एनीमिया रक्ताल्पता मतलब रक्त की कमी, और लोह तत्व की कमी। देखिए मच्छर से मलेरिया होता है, एनीमिया जिसे रक्ताल्पता कहते हैं, रक्त की कमी कहते हैं, लोह तत्व की कमी से होता है। चलिए, मच्छर काटने से मलेरिया होता है, ध्यान रखना। सभी बड़े शहरों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का उपयोग करने, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने पर। बताइए, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करने वाला प्रश्न मैंने पहले भी लिया है, तो प्रदूषण में कम हो सकता है। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया? बिल्कुल प्यारे मित्रों, मच्छर से उन्होंने संबंधित जानकारी दी। आप सबको पता है रोनाल्ड रॉस मलेरिया से संबंधित एक वैज्ञानिक है, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आप सबके साथ फिर से। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कैपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने से चकरा जाता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? बताइए इस प्रश्न को, तो बताइए। मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार या हैजा? प्यारे मित्रों, बिल्कुल आपका मलेरिया हो जाएगा, रक्त की जांच किया जा रहा है। चलिए आगे लेके चलूंगा मैं आप सबको। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अवलक्षण चुनिए। अच्छी गंध का पतला पीनीला रंगीन द्रव, बिना गंदे गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, बदबूदार पतला पीला द्रव। बताइए प्रश्न को, तो बताइए। 8वीं क्लास की विज्ञान से पूछा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है ये। सीटेट नंबर 2012 में पूछा प्रश्न था। प्रश्न को, तो बताएंगे। बिल्कुल बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का तेल होता है। चलिए आगे लेके चलूंगा मैं। सॉरी,
निम्नलिखित में से कौन रोगों का वह समूह है चुनिए जो कि मच्छरों द्वारा फैलता है? मच्छरों द्वारा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। थक गए होंगे आप लोग, चलिए आगे लेके चलूंगा मैं। बिल्कुल, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। अब मुझे बताएंगे चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है, बताइए मुझे आप लोग। डेंगू पता चल गया, मादा एडीज, मलेरिया मादा एंथ्रेक्स, चिकनगुनिया किससे होता है? एलपीजी का संक्षिप्त रूप बताएंगे, बिल्कुल आप सबको पता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये तो आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलूंगा मैं। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योगों में। बिल्कुल प्यारे मित्रों, वाहनों में भी और उद्योगों में भी सीएनजी का प्रयोग होता है। आगे लेकर चलूंगा मैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है? टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम या मलेरिया? मलेरिया तो किससे होता है? वायरस होता है क्या कि मच्छर से होता है? बताइए। जुकाम, कॉलरा, टाइफाइड, बताएंगे इस प्रश्न को तो बताएंगे, बताइए। बिल्कुल प्यारे मित्रों, जुकाम होगा वायरस होने वाला रोग है, ठीक है, विषाणु से होने वाला रोग है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक डैश फ़ारेनहाइट होता है। अब आप लोग फ़ारेनहाइट पर आप मुझे बताइए, फ़ारेनहाइट पर कितने फ़ारेनहाइट पर बर्फ़ पिघलता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट या 32 फ़ारेनहाइट? आवाज़ बैठ गई मेरी प्यारे मित्रों, 100 क्वेश्चन लेने में ही 212 फ़ारेनहाइट। प्यारे मित्रों 212 फ़ारेनहाइट। 100 क्वेश्चन नहीं करते हैं प्यारे मित्रों, 50 क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? अक्षय मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, मतलब प्रश्न क्या पूछ रहा है? खत्म हो जाएगा। सूर्य, पेट्रोलियम, जल या वायु? बताइए। पेट्रोलियम प्यारे मित्रों खत्म हो जाएगा, ये एक अक्षय संसाधन नहीं है। चलिए सो प्यारे मित्रों, ये थी आज की सुपर 100 प्रश्न। प्यारे मित्रों शेयर करना है, मोटिवेशन दीजिए मेरे प्यारे मित्रों, मुझे लाइक करना है, कमेंट में अपने प्रश्न का उत्तर भी देना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।